Hello friends, we are back to financial statement of companies lecture number 3. लेक्चर 1 में हम लोगों ने बैलेंस शीट फॉर्मेट डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और लेक्चर 3 में अब होगा हमारा बैलेंस शीट P&L का रिवीजन विथ ऑल पॉसिबल आइटम्स दैट आर देयर इन द मॉड्यूल RTP, MTP एंड पेपर्स. मैंने कोशिश किया है वैरायटी, जितने ज्यादा आइटम्स मुझे मिले एक ही जगह मैंने एक्यूमुलेट कर दिया है. तो मैं क्विकली सबसे पहले 5 मिनट्स के अंदर बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट को रिवाइज करूंगा, देन विल जंप ऑन टू दी आइटम्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेट्स बिगिन. बैलेंस शीट पार्ट 1 शेड्यूल 3. सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज. द फर्स्ट आइटम, देयर आर 4 आइटम्स ऑन द लायबिलिटी साइड. शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स, share application money, pending allotment, non-current liabilities, current liabilities. Share capital 30, कोडवर्ड दिया था आपको. क्या कोडवर्ड दिया? 3044. 3044 का कोडवर्ड मतलब शेयर होल्डर फंड्स में 3 आइटम्स आएंगे: शेयर कैपिटल रिजर्व्स, शेयर वारंट. शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सबहेडिंग्स नहीं है. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, other non-current liabilities, long-term provisions. करंट लायबिलिटीज की हेडिंग्स में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. इसके अंदर क्या क्या आता है हमने डिस्कस किया है. अब मैं आइटम्स बोलूंगा, आपको हेडिंग्स बतानी है. ठीक है. आपका जो अगला सेशन होगा इसमें ही, यही सेशन अगला पार्ट, आपको पॉज कर करके सोच के आंसर देके फिर वीडियो देखना है. बहुत मजा आएगा, सब रिवाइज हो जाएगा. अच्छा, असेट साइड बच्चों हमारा कोडवर्ड है 56. नॉन करंट एसेट्स 5 आइटम्स हैं, करंट एसेट 6 हैं. नॉन करंट एसेट में फर्स्ट में 4 कैटेगरीज हैं: प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल, WIP, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट. जो स्पीड से मैं बोल रहा हूं वही स्पीड से आपको बोलना है. ये तभी होगा जब आप क्या करेंगे, इनफ रिविजन्स, इनफ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बच्चों. उसके बाद आपका आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और आखिरी अदर नॉन करंट एसेट्स. और आपके करंट एसेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. नॉन करंट में ना ज्यादातर क्या क्या आता है, नॉन करंट के इंपॉर्टेंट आइटम्स में आपको हाईलाइट करके दे देता हूं. एक है आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ये 3 आइटम्स आपको बार बार दिखेंगे आपके प्रॉब्लम्स में. करंट एसेट्स के आइटम्स मेजॉरिटी आपको प्रॉब्लम्स में दिखेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स. तो ये आपका है करंट एसेट्स. ये आपका हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट. कौन सी हेडिंग में क्या क्या आता है ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था. उसमें ना 2 पार्ट्स हैं, लादर 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मेन इनकम्स होते हैं, अदर इनकम्स, टोटल इनकम. एक्सपेंस वी हैव 7 आइटम्स. वी हैव trading account, manufacturing account, profit and loss account combined together in one statement of profit and loss. तो तीनों के जो एक्सपेंस है मर्ज कर दो. उसमें आपके कौन से आएंगे? इफ यू जस्ट लुक एट द हेडिंग्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. ये आपका जो आप ट्रेडिंग वाले बिजनेस हैं जो FG परचेस करते हैं वो आता है. देन चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ FG, WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है जिसका हमने एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा कि कैसे आएगा. इसमें आपको 2 चीजें देखनी है. ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस लिखना है. अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो नेट डेबिट प्लस में लिखेंगे एक्सपेंस में, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो नेट क्रेडिट मतलब एक्सपेंस में माइनस में लिखेंगे. ये बात आप ध्यान करना बच्चों. बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है. उसके बाद आते हैं आपके एक्सपेंसेस. उसमें आपका सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा,
फाइनेंस कॉस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सब बच्चों कवर किए जाते हैं। तो ये आपका है बहुत ही सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम प्रॉफिट निकालेंगे। रादर आई वुड से दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम योर एक्टिविटीज। लेकिन इसके अलावा यू मे हैव सर्टेन एक्सेप्शनल आइटम्स। व्हाट आर दोज एक्सेप्शनल आइटम्स? दीज आर द आइटम्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर एक्टिविटीज, बट दीज आर नॉट coming every now and then, non-recurring items, and the amount should be substantial to show separately. Like we have loss on sale of fixed asset, profit on sale of fixed asset. Understood? You have restructuring cost. Acha, what are extraordinary items? These are the items which are not related to your ordinary activities, but ये आ जाते हैं, हमने इनको बुलाया नहीं, आ जाते हैं। जैसे लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एनिमी अटैक, लॉस बाय फायर, लॉटरी निकल गया अपना, ऐसे कोई इनकम्स, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम्स, ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसका अगर प्रॉफिट लॉस है तो वो कहां पे आएगा? एक्सेप्शनल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी। याद रखना, इन्वेस्टमेंट बेचना हमारी एक्टिविटीज में नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना हमारा काम नहीं, हम तो गुड्स खरीद के बेचते हैं, गुड्स बना के बेचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से जो आपका प्रॉफिट लॉस होता है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी में आएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में नहीं आता है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पेशल आइटम्स है वो हमारे, तो वो आप एडलेस करेंगे, एक्सेप्शनल आइटम्स एडलेस करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडलेस करेंगे, और लास्ट में टैक्स लेस करेंगे, तो आपको फाइनल प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशंस मिलेगा। अगर आपके कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हैं, उसका प्रॉफिट लॉस नीचे ऐड करने का, प्रॉफिट है तो जोड़ो, लॉस है तो लेस करो, और फाइनल प्रॉफिट। उसके बाद बच्चों आप क्या कैलकुलेट करेंगे? आपके ईपीएस को। तो दिस वॉज बिट रिविजन, अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड इन लेक्चर 1 and 2। अब हम टेस्ट करेंगे अपने आप को। भाई ये आ गया आपका टेस्ट पेपर। अब हमें बताना है कि कौन से आइटम्स बच्चों किधर किधर क्लासिफाई होंगे। ध्यान से मैं आइटम का नाम बोलूंगा, आपको घर में कैसे करना है, वीडियो को पॉज करना है, सोचना है, लिखना है पेपर पे, फिर आप देखो मैंने आंसर देता हूं। पहले एक काम करो, आपको 12 आइटम्स 11 तो दिख रहे हैं, ये लिस्ट लिखो, वीडियो को पॉज करके रख दो और लेक्चर को पॉज करके रख दो, और आप सोचो कौन सा आइटम किधर आएगा। लिखो, अपना ओपिनियन लिखो, आपको ऑलरेडी सिखाया है। फिर वीडियो सुनने का अच्छा सही है कि नहीं, फिर अगली लिस्ट आएगी, फिर आप एक लिस्ट बना देना नोटबुक में, फिर आप सोचना, पहले पूरा सोच के आप लिख देना नोटबुक में, फिर आप चेक करना कि आप सही जा रहे कि नहीं जा रहे। लेट्स सी, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में किधर आएगा? शेयर लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड्स में। पहला आइटम यही होता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। फर्स्ट आइटम शेयर कैपिटल, उसका नाम ही है शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व, ये किधर आएगा? शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर में। सब हेडिंग कौन सी है इसकी? रिजर्व्स एंड सरप्लस। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? हेडिंग और सब हेडिंग बता रहा हूं किधर क्लासिफाई होगा। समझा कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बात है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप ये सुनने से पहले ये आइटम्स नोटबुक में लिख के अपना आंसर लिख दिया है आपने कि हाँ भाई ऐसा होगा। फिर आप अभी वेरिफिकेशन के लिए सुन रहे हैं आप। ऐसे मैंने 60-70 आइटम्स लिखे हैं। पूरा मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी में जितने दिखे, जितने मेरे को रैंडमली दिखे, सब मैंने उठा के डाल दिए हैं, सब। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज में किधर आएगा? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लेकिन आप दोस्तों याद करना, एक चीज याद करना, अगर डिबेंचर्स में
कोई करंट मैच्योरिटीज होते हैं, मतलब कुछ डिबेंचर्स जो अगले साल रिडीम होने वाले हैं, वो डिबेंचर्स फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएंगे, फिर वो करंट लायबिलिटीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। अच्छा, बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या बात है, ठीक है। बैंक लोन पेएबल विद इन 1 year, I would say it would be classified as, yes, current liabilities. I would take it to current liabilities and short term borrowings. किधर जाएगा ये? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आपने क्योंकि ये जो लोन लिया है ये 1 साल के अंदर रीपे करना है, शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा लोन होता है जिसकी ईएमआई 10 महीने होती है, तो 10 महीने इज लेस देन 1 year, लेस देन 1 year इज शॉर्ट टर्म लोन। कॉल्स इन एरियर्स, ये दोस्तों कहां आएगा? ये आएगा अपना शेयर होल्डर्स फंड्स में, लेस फ्रॉम, यस, कॉल्ड अप कैपिटल। देखो आपने फाउंडेशन में भी सीखा है इस चीज को, इसके ऊपर सम्स भी सॉल्व किए हैं। ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, देन यू हैव कॉल्ड अप कैपिटल, लेस कॉल्स इन एरियर्स टू गेट पेड अप कैपिटल। तो कॉल्स इन एरियर्स कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस करेंगे टू गेट दी पेड अप कैपिटल। ऑलरेडी थिंग्स आर नोन टू यू सिंस योर सीए फाउंडेशन स्टडीज। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा, कहां पे आएगा भाई? रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में आएगा। बहुत अच्छा। ट्रेड पेएबल, ये कहां पे आएगा बच्चों? ये आपकी करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में आइटम नंबर 2 ट्रेड पेएबल आता है। पहला आपके यू हैव शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, दूसरा आइटम है ट्रेड पेएबल, जिसमें याद है माइक्रो का और नॉन माइक्रो का ब्रेकअप के साथ क्लासिफिकेशन दिया हुआ था। यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके करंट लायबिलिटीज में किधर आएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आते हैं। ये करंट लायबिलिटीज का सेकंड लास्ट यानी थर्ड आइटम है, ठीक है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल दोस्तों करंट लायबिलिटी में आते हैं, एंड आई वुड क्लासिफाई दिस इनटू ट्रेड पेएबल्स। ये ट्रेड पेएबल्स के अंदर दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये भी अपने ट्रेड मतलब गुड से कनेक्टेड पेएबल अमाउंट्स हैं। बहुत अच्छा। लॉन्ग टर्म लोन्स दोस्तों, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में हम कहां पे दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक चीज और ध्यान करना बच्चों, इसमें ना अगर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दिया है तो आपको वो भी ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। डिपॉजिट्स रीपेएबल विद इन 1 year, बहुत अच्छा। इट इज पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, यस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं ना, पब्लिक से आपने ले लिए हैं जो विद इन अ ईयर रिपेएबल है, तो आपके ये कहां पे जाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएंगे। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट्स अ आइटम, आइटम की जगह आई वुड से इट्स अ सेकंड हेडिंग, सेकंड हेडिंग ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटी में सेकंड आइटम ये हेडिंग है, यही हेडिंग है, इसका कोई सब हेडिंग नहीं होता है, इसी में डायरेक्ट अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट्स, अब दोस्तों यहां पे लिखा ही नहीं कि ये नॉन करंट है कि करंट है, तो हम अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट, हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट असेट्स की हेडिंग में ये कौन सी कैटेगरी के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके हम क्लासिफाई करेंगे इसको? बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट्स आर अज्यूम्ड एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बहुत अच्छा। अक्यूमुलेटेड लॉसेस बट नॉट रिटन ऑफ, ये आपका आप बोल सकते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। दोस्तों आपको याद होगा जब आप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं फाउंडेशन में, तो आपके असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस होता है, वो असेट साइड दिखाया जाता है। बट कंपनीज एक्ट बोलता है सॉरी, आप इसको असेट साइड नहीं दिखाएंगे,
आप इसको अभी क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर करके दिखाएंगे, क्योंकि आपका ये नेगेटिव प्रॉफिट है, लॉस नेगेटिव प्रॉफिट बोला जाएगा, तो आप रिजर्व्स में माइनस कर देंगे। समझो आपके पास रिजर्व्स पड़े हैं 10 करोड़ के और आपका अक्यूमुलेटेड पीएनएल बैलेंस डेबिट बैलेंस है 2 करोड़ का, डेबिट बैलेंस लॉस है, तो आप रिजर्व्स में क्या करेंगे, 10 करोड़ के रिजर्व्स लिखेंगे, उसमें ये डेबिट बैलेंस और पीएनएल 2 करोड़ माइनस करके नेट 8 करोड़ के रिजर्व्स दिखाएंगे। लेकिन हम लोग जब सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप करते थे तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, लायबिलिटी में रिजर्व्स दिखाएंगे 10 करोड़ के, असेट्स में पीएनएल डेबिट बैलेंस 2 करोड़ का। अब ऐसा अलाउड नहीं है, कंपनीज एक्ट बोलता है वो रिजर्व्स में नेट ऑफ करो, जो लॉजिकली ज्यादा राइट है बच्चों। देखो असेट में लॉस, असेट हेडिंग असेट है उसमें लॉस दिखा रहे, नहीं एक्सेप्टेबल है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। लॉस को प्रॉफिट में एडजस्ट करो, दैट इज द बेटर ऑप्शन, द बेटर प्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाट इज डन बाय कंपनीज एक्ट 2013। बिल्डिंग नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये हेडिंग में जाएगा। गुडविल प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हेडिंग में जाएगा। बहुत बढ़िया। गुडविल नॉन करंट असेट्स में किस में जाएगा बच्चों, ये वेरी गुड, इनटेंजिबल असेट्स में जाएगा, इनटेंजिबल्स, बहुत अच्छा। पेटेंट्स नॉन करंट असेट्स में किधर जाएगा, इनटेंजिबल्स में, नोट में पूरा ब्रेकअप देना पड़ेगा आपको। कॉपीराइट्स नॉन करंट असेट्स में वी विल गेट इनटू इंटेंजिबल्स। इन्वेंट्रीज, यस इन्वेंट्रीज करंट असेट्स, करंट असेट्स में आएगा, और इन्वेंट्री करंट असेट में कौन सा आइटम आता है, आइटम नंबर 2, उसका नाम ही है इन्वेंट्रीज। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ एफजी, स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, तीनों आ जाते हैं यहां पे। डेटर्स, डेटर्स बच्चों करंट असेट्स में कौन सी हेडिंग में आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। बहुत बढ़िया। कितने आइटम्स लिए हैं मैंने, हाँ 45 आइटम्स लिए हैं मैंने दोस्तों, बैलेंस शीट से कनेक्टेड है पहले, फिर दूसरा ऐसा ही टेबल आएगा जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कनेक्टेड है, फुल वैरायटी डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स में खाली अपने को पोस्टिंग्स करने को आना चाहिए, लिखने को आना चाहिए। अच्छा क्रेडिटर्स किधर आएंगे, क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज में आएंगे, ट्रेड पेएबल्स हेडिंग में आएंगे, ट्रेड पेएबल्स, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटीज में आएगा, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टैक्स प्रोविजन हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने पहला 2 लेक्चर 3 बार रिवाइज नहीं किया, फॉर्मेट 1-2 बार लिख के नहीं देखा, तो ये तो कुछ समझने का, या देखो अगर आप सुन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, तो सर सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अरे भाई आप सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, और आप सॉल्व खुद कभी करेंगे जब आप पहला 2 लेक्चर को रिवाइज करके, फॉर्मेट को रिवाइज करके राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता रहा हूं 40 मार्क्स देने वाला है ये टॉपिक आपको इंटर में, जिंदगी भर आपके सामने रहेगा। फाइनल में पूरा का पूरा अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स है, खाली कंपनी अकाउंट्स है और कुछ है ही नहीं फाइनल में। इसीलिए प्लीज, और आर्टिकल शुभ करेंगे तो ये आपके सामने रोज आने वाला है, इसीलिए अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो दोस्तों। हाँ, बैंक बैलेंस करंट असेट्स में आएगा बच्चों। करंट असेट्स में आपका हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अच्छा, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस भी सेम, कैश एंड बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर दोनों आइटम्स आते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस सेम बात है, एक ही बात है, बैंक बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस एक ही बात है दोस्तों।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये इन्वेंट्रीज है हमारा। करंट असेट्स में ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इन्वेंट्रीज में आएगा। अच्छा, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल दोस्तों करंट लायबिलिटी में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में। करेक्ट। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड दोस्तों आप ग्रुप 1 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। आप उसमें ये पढ़ेंगे कि प्रपोज डिविडेंड, देखो प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज कभी होता है, कौन प्रपोज करता है? सर डिविडेंड प्रपोज तो डायरेक्टर्स करते हैं, ईयर खत्म होने के बाद बोर्ड मीटिंग में प्रपोज करते हैं। तो 31 मार्च को तो ये डिविडेंड प्रपोज होता नहीं है, ये तो 31 मार्च के बाद होता है, उसके बाद एजीएम में अप्रूव किया जाता है। तो सर इसको हमको लायबिलिटी दिखाना है कि नहीं? नहीं दिखा सकते। रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से नॉट रिकॉर्डेड, हम कभी भी प्रपोज डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करते, खाली उसको क्या करते हैं? शो इन नोट्स, नोट्स में बताते हैं कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज किया है। देखो इसी बोर्ड मीटिंग में हमारे बुक्स है ना, डायरेक्टर्स क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं, और ऑडिटर उसके बाद साइन करता है, उसके बाद एजीएम में सब चीजें फाइनल होती हैं, अप्रूव की जाती हैं बाय शेयर होल्डर्स। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी अगर प्रपोज डिविडेंड लिखा है तो आप दिखाना मत बुक्स में, ये हमेशा एडजस्टमेंट में दिखाया होगा, बुक्स में होगा ही नहीं, आप भी मत दिखाना, इसको एज अ नोट करके दिखाना है, ऐसा बोल देना, ठीक है ना? AS4 रिवाइज्ड AS4 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देता हूं। तो सर बोला सर ये पेएबल में क्या फर्क है? ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है करंट ईयर में, कुछ शेयर होल्डर्स का एड्रेस चेंज हो गया है, हमने पे किया लेकिन चेक वापस आया, चेक पे किया बट पेमेंट हुआ नहीं, चेक वापस आया, चेक वापस आया तो ये डिविडेंड अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ये काइंड ऑफ अनक्लेम्ड है, ये क्या है? अनक्लेम्ड। इसकी तारीख हो चुकी है, एजीएम में डिक्लेयर हो चुका है, करंट ईयर में इसको पे करना था, बट शेयर होल्डर कुछ 2-4-10 शेयर होल्डर ने लिया नहीं पैसा, उनका एड्रेस बदल गया है, बैंक अकाउंट बंद कर दिया है, तो पैसा गया नहीं, अनक्लेम्ड, बाउंस बैक आ गया, पैसा गया ही नहीं, तो लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। बट प्रपोज डिविडेंड मतलब ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ और ड्यूरिंग द ईयर इसका प्रपोजल हुआ नहीं है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में होता है, बोर्ड मीटिंग में। तो करंट ईयर में अगर ये प्रपोज हुआ नहीं है तो सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ, तो करंट ईयर में लायबिलिटी कैसे दिखा सकते हैं? ये बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन है, बड़ी डिस्कशन आपके सामने आएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की। एज ऑफ नाउ आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे कि इसको नहीं दिखाना है, इसको नोट्स में डालना है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में क्या करते हैं? हम लोग इसको बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन का बच्चों कहां पे पोस्टिंग आएगा? बैलेंस शीट में भी आता है क्या डेप्रिसिएशन? हाँ सर आता है ना, नॉन करंट एसेट्स में आपका आएगा लेस फ्रॉम क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम, लेस फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये बैलेंस शीट इफेक्ट है। दूसरा पीएनएल इफेक्ट भी आता है, बैलेंस डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक पीएनएल में डेबिट होता है, असेट में से लेस होता है, ये मैं बैलेंस शीट इफेक्ट बता रहा हूं। पीएनएल के आइटम्स की डिस्कशन में पीएनएल इफेक्ट भी बात करेंगे हम, अभी बैलेंस शीट चल रहा है। पब्लिक डिपॉजिट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा बाय डिफॉल्ट, ये लॉन्ग टर्म होता है। हाँ, कैश क्रेडिट दोस्तों ये करंट लायबिलिटीज है, ये क्या है आपका? करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी में किधर क्लासिफाई होता है? ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कैश क्रेडिट एक ओवरड्राफ्ट का ही मॉडिफाइड मेथड है। शेयर सस्पेंस अकाउंट दोस्तों मोस्टली ये एज पर नोट इन क्वेश्चन, कभी कभी आपकी बैलेंस शीट, आपके ट्रायल बैलेंस में शेयर सस्पेंस अकाउंट होता है। मैं बताऊं मोस्टली ये किस बात का होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के लिए होता है ये। तो दोस्तों इसको आप बैलेंस शीट में आइटम नंबर 2 में डाल देंगे, क्योंकि शेयर सस्पेंस अकाउंट बेसिकली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें इट्स अ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
और अगर किसी पर्पस के लिए है, कभी कभी शेयर सस्पेंस अकाउंट में हम कुछ ट्रांजैक्शन वो डाल देते हैं जो पता नहीं, बाद में पता चलता अच्छा ये है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासिफाई करेंगे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया होगा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये किस बात के लिए अकाउंट ओपन किया है आपने, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रायल बैलेंस, तो दोस्तों ये करंट असेट्स में आएंगे। अदर करंट असेट्स, लेना है पैसा, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो मतलब ये ऑलरेडी इनकम बुक हो चुका है और ये असेट है जो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्लासिफाई किया गया है। अगर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट देंगे, एक असेट्स में डालेंगे, दूसरा इनकम में भी जोड़ना पड़ेगा आपको उसको। हाँ, लूज टूल्स दोस्तों ये भी करंट एसेट्स में डाल देंगे, इन्वेंट्रीज में डालते हैं इसको, नो इश्यूज एट ऑल। आरडीडी दोस्तों, आरडीडी करंट एसेट्स में क्या करेंगे, लेस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में से इसको लेस करेंगे, डेटर्स में से इसको लेस करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अब आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या करेंगे, लेस फ्रॉम पीएनएल एड टू जनरल रिजर्व, लेकिन कहां पे, कौन सी हेडिंग में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बच्चों एक बात याद रखना, as per revised schedule, that is schedule 3 to Companies Act 2013, हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, बट हम कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। सर अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते तो पीएनएल का इफेक्ट, अप्रोप्रिएशन का इफेक्ट कहां पे देते, सीधा रिजर्व्स में, सीधा रिजर्व्स में पीएनएल में से उतना अमाउंट माइनस करेंगे और जनरल रिजर्व में उतना ऐड करेंगे। बैलेंस शीट में चले जाओ, शेयर होल्डर्स फंड्स में चले जाओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में चले जाओ, उसमें अप्रोप्रिएशंस का इफेक्ट डायरेक्टली बैलेंस शीट में देंगे, नोट में देंगे, पीएनएल में से लेस करेंगे और जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे। डोंट मेक एनी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ओके सर, बहुत आइटम्स डाल दिया आपने। अरे मैंने क्या किया ना, कुछ नहीं किया, मैं बहुत सिंपल काम किया हूं। मैंने मॉड्यूल उठा लिया, पूरे मॉड्यूल के सम्स देख लिए, जो जो दिख रहा था टाइप करते जा रहा था, जो दिख रहा था टाइप करते जा रहा था, सब सम्स में। समझा कि नहीं समझा? आरटीपी उठा लिया, उसमें से भी कुछ आइटम्स मिले, वो भी टाइप करते जा रहा था, सब एक जगह आ गए, समराइज हो गया। पूरे 8 या 10 12 सम्स के आइटम्स एक जगह आ गए बच्चों। इससे ज्यादा तो कुछ सम्स आइटम्स है नहीं हमारे सामने इंटर लेवल पे। अच्छा, शॉर्ट टर्म एडवांस, हमने किसी को एडवांस दिया है सप्लायर को, तो ये करंट असेट्स में आएगा। किधर आएगा? करंट असेट्स में शॉर्ट टर्म क्या, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बहुत अच्छा दोस्तों। अनपेड डिविडेंड, वही आपका करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। कंटिजेंट लायबिलिटी, अगर आपको इसका देखो, जो हमारे बच्चों ने पेन ड्राइव लेक्चर्स लेके रखे हैं उनको तो हम ये पीडीएफ डायरेक्टली भेजने वाले हैं, और जो बाकी बच्चे जो हमारे पेन ड्राइव लेक्चर्स नहीं लिए हैं उनको अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे हमारे स्टाफ से कनेक्ट करेंगे, आप अपना डिटेल्स देंगे, आपको ये पीडीएफ भेज दिया जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। आपका ऑफिस का नंबर 7466414400 है हमारा। इस नंबर पे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पीडीएफ जो भी मैं लेक्चर्स में यूज कर रहा हूं वो सब आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में सीखा है। इट इज शोन एज अ क्या, फुटनोट। आप बोलना नहीं सर कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, आपको पता है ऑलरेडी, सीए फाउंडेशन आपने ऑलरेडी किया है बच्चों। यस, ओके। तो बैलेंस शीट के 45 आइटम्स हमने डिस्कस किए। मोस्टली जितने भी सम्स आप देखेंगे सब कवर हो गए, सब सम्स कंप्लीट हो गए।
सब आइटम्स डिस्कस हो गए हमारे। चलो हम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम्स आएंगे और वो कहां कहां क्लासिफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अब एक बात देखेंगे तो आपको लगेगा यार ऑल डन, एवरीथिंग इज डन, ओनली नीड टू प्रैक्टिस। सेल्स दोस्तों ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। अभी हम पीएनएल में चले गए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी आएगा ना। सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया जाएगा दोस्तों। डिविडेंड, अरे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम है ये, हाँ। अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, अदर इनकम। अभी 8, 9, 10 आर कनेक्टेड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीनों को मर्ज करेंगे और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे। क्या इक्वेशन के साथ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीनों आइटम्स को मर्ज किया जाएगा। ये एक्सपेंस में फर्स्ट आइटम है, एक्सपेंस में फर्स्ट आइटम है। एक्सपेंस में 7 आइटम है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन स्टॉक ऑफ FGWIP स्टॉक इन ट्रेड, फोर्थ इज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, नंबर 5 फाइनेंस एक्सपेंसेस, नंबर 6 डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, नंबर 7 अदर एक्सपेंस। याद करना है, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। मेहरबानी करके अपने दिमाग से सीक्वेंस चेंज मत करना। एज एन एग्जामिनर मैं तो टक 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 ऐसा मार्क्स काटेगा। मैं बोला बच्चा सीक्वेंस भी नहीं याद कर पाता, सीए इंटर कर रहा है, मैं तो काट देगा मार्क्स। समझा गया? डोंट टेल मी सर याद नहीं पड़ता है, डोंट टेल मी याद नहीं पड़ता है, सब याद पड़ता है। मेहनत करना है, बस टेक्निक्स दे रहा हूं आपको, फॉलो करो, बार बार इसको रिवाइज करो, लिख के देखो कैसे याद नहीं पड़ता है। बच्चे रोते हैं, लॉ में सेक्शन नंबर्स याद नहीं पड़ते, टैक्स में सेक्शन नंबर्स याद नहीं पड़ते। कोशिश कितना किया है? क्या स्पेशल टेक्निक्स यूज किए हैं याद करने के? नहीं, तो कैसे याद पड़ेंगे? एफर्ट्स डालेंगे तो होने वाला है, पहले ही गिव अप करेंगे तो कहां से होने वाला है? गिव अप मत करो, फाइंड आउट टेक्निक्स टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू विल गेट इट, डोंट वरी। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये भी आप किधर दिखाएंगे? एक्सपेंसेस में आइटम नंबर 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आप मर्ज करेंगे। ये आप क्या करेंगे? मर्ज करेंगे वापस। चेंजेस इन स्टॉक ऑफ FG, WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड, ये उसके अंदर आपका जाएगा। मतलब इनका डिफरेंस लिखा जाएगा। ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से तो नेट डेबिट प्लस में लिखेंगे, क्लोजिंग ज्यादा है तो नेट क्रेडिट माइनस में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, उत्तम। वेजेस, बहुत अच्छा दोस्तों। वेजेस कुठे जाणार? वेजेस को किधर लेके जाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप ये लेक्चर सुनने से पहले फॉर्मेट को रिवाइज कर चुके हैं, आपको फॉर्मेट थरोली याद है, और आप लेक्चर सुनने से पहले आइटम्स को नोटबुक में कॉपी करके खुद पहले ट्राई कर रहे हैं। पहले आप पेंसिल से सब लिखो, आपको जो लगता है, वट एवर यू फील यू राइट डाउन। मेड बी रॉन्ग रहने दो ना, कौन सा आप घर में लिख रहे हैं ना कौन सा आप सबके सामने बताने वाले हैं। देखो आपके कितने खुद ही राइट जाते हैं। अगर ज्यादा राइट गए ना, बहुत खुशी होगी, हाँ यार मेरे को तो अपने आप ही आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। कम आएगा, टेंशन नहीं, एक अच्छे से थरो रिवीजन मारने का, बहुत इजी है, मेमोरी वाली चीजें हैं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। सैलरीज, अरे भाई किधर जा रहा है तू, रुक रुक, भाग रहा है राजधानी की तरह।
एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आइटम नंबर 6, ये कौन सा आइटम आता है? 4, नंबर भी लिख रहा हूं बस, ये आपका आइटम नंबर 3। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंस में डाल देने का इसको, अदर एक्सपेंस में 7th नंबर आइटम, क्या बात है। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंस में डालेंगे, अदर एक्सपेंस बोला तो आइटम नंबर, एडमिन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे इसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में डाल देंगे इसको, बहुत अच्छा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस में इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंस कॉस्ट, बहुत अच्छा बच्चों, फाइनेंस कॉस्ट आई थिंक आइटम नंबर 5, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सपेंस में दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट आइटम नंबर 5। सेल ऑफ सर्विसेज, ये आपका दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा, आपका इनकम है आपका ये। ट्रांसफर फीस, ये आपका दोस्तों अदर इनकम है, शेयर ट्रांसफर करने का फीस लिया जाता है, अदर इनकम में आएगा आपका ये, बहुत अच्छा। अरे और भी आइटम्स हैं 34, ढूंढ के निकाले, ढूंढ के निकाले हैं, आपके सामने रखे हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट्स अदर इनकम्स में आएंगे, अच्छा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये आपके डेबिट है तो ये आपका एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। लास्ट आइटम कोल एंड फायरवुड, ये आपका एक्सपेंसेस, ये अपने बिजनेस करने के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में डालेंगे। कैरियज एक्सपेंस में, सर अदर एक्सपेंस में तो बहुत आइटम, अदर एक्सपेंस भर के आइटम्स होते, भर के। आप किसी भी कंपनी का प्लीज ट्राई करना, एक अच्छी सी कोई कंपनी का फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करो और देख लो, अदर एक्सपेंस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर होते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी उसकी, आप देख लेना। सन्ड्री एक्सपेंस किधर जाएगा? एक ही जगह है बच्चा, अदर एक्सपेंसेस, बहुत अच्छा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में किधर जाएंगे? अदर एक्सपेंस में, बहुत अच्छा। रिपेयर्स, अरे भाई बोर हो गया लिख के यार, अदर एक्सपेंस बोर हो गया। डायरेक्टर फीस बोर हो गया, सब अदर एक्सपेंस में जाएंगे। दोस्तों ये हमारे 45 प्लस 34, 45 प्लस 34 लगभग 80 आइटम्स हैं, 79 आइटम्स हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप्स, किधर किधर क्लासिफाई होंगे, सब कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल के लगभग सब प्रॉब्लम्स की सब पॉइंट्स आपके सामने कंप्लीट हो गई। अब प्रॉब्लम उठाएंगे, उसके आइटम्स कहां पे जाएंगे ऑलरेडी पता है, खाली लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। लिखने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखने में गलती होने का फुल चांसेस है। तो आपको कैसे केयरफुली लिखना है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा उस बात का। जब तक आपको फॉर्मेट याद नहीं, जब तक आपको ये आइटम्स का रिवीजन नहीं हुआ, तब तक आप प्रॉब्लम्स का लेक्चर चालू नहीं करना, कोई फायदा नहीं। प्रॉब्लम्स का लेक्चर तभी स्टार्ट करना जब आप मैंने जो बताई है चीजें वो कंप्लीट करेंगे, रिवीजन्स करेंगे, लिखेंगे। चलो दोस्तों, यहां पे मैं अपना तीसरा इंट्रोडक्शन लेक्चर, फॉर्मेट का लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करता हूं। चौथे लेक्चर से हम प्रॉब्लम्स मॉड्यूल के स्टार्ट करेंगे। प्लीज डू रिवाइज। और अगर आपको ये चीजें, ये लेक्चर्स इस तरीके से याद करने का टेक्निक्स अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक पक्का कीजिए यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। वी विल कंटिन्यू to provide you lot of revision lectures, lot of these kind of techniques to memorize so many things. ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे ब्रांच अकाउंट के रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। आप अगर मुझे बता सकते हैं और कौन से टॉपिक्स, स्पेशली अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग की बात करूंगा, रिवीजन लेक्चर्स आपको चाहिए, या ऐसे कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट फाइनल टचिंग लेक्चर्स चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली अपने एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में डालेंगे। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।